गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम फिलिप अशोक सोलोम। माय डियर गाइस, जैसा कि कल तक हमने डिस्कशन किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, तो कल तक हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया का जो डिस्कशन थी उसी एपिसोड को ये लास्ट हमारा एपिसोड जा रहा है, जिसमें हम जनसंख्या खासतौर पर डेमोग्राफिक जो हमारी कंप्लीट जो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसको आज हम इस एपिसोड में समाप्त करेंगे। और इस एपिसोड में हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा डिस्कशन करने का वह हमारा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी एनपीपी की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें सभी को पता है कि 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने सबसे पहले एनपीपी लाया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई। उसमें हमने कल चर्चा भी आपको किया था कि 2045 तक सरकार ने इसमें एक फिक्स पीरियड रखी थी कि तब तक हम पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ है उस पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन अंततः ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे हम कह सकते हैं सरकार की नाकामी हो, चाहे हम अपने सिस्टम की नाकामी कह सकते हैं, या लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है उसकी नाकामी हो, कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की कहीं ना कहीं हमारा लैकनेस रहा है, कहीं ना कहीं उसकी कमियाँ रहा है, जिसे हम करने में असमर्थ हुए, हमारे सिस्टम करने में असमर्थ हुए, हमारी सरकार पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ रही हो। सो दोज आर द कॉजेज एंड रीजन्स बाय विच वी आर नॉट कंट्रोलिंग इवन टुडे इट इज़ नॉट कंट्रोल पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे भारत में अभी तक इसको कंट्रोल नहीं हुई। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हमारा लेकिन सबसे पहले जो हम एनपीपी की चर्चा करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी की चर्चा करेंगे, उससे पहले हमें जानना होगा क्या कि जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि क्या है। क्योंकि सबसे पहले इस तरह के जब हमारे पास कॉन्सेप्ट, एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाई ग्रोथ पॉपुलेशन, तो आई थिंक हमें लगता है कि हम ये जो हमारी जनगणना या जनसंख्या की जो एपिसोड हमारा होगा बहुत आराम से उसको हम समझने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनसंख्या कहेंगे कि जनसंख्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, यदि बायोलॉजी के अनुसार आप चलते हैं तो जो हमारा पास जो कह सकते हैं स्पेसिफिक जो स्पेसीज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष प्रजाति। ठीक है, तो विशेष प्रजाति के जो बायो या इंटर लाइव जो प्रोडक्टिविटी इन फर्टिलिटी के जो एक संग्रह होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या। यानी शुद्ध हिंदी आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के अनुसार या बायोलॉजी के तहत हम कह सकते हैं कि विशेष प्रजाति के जो अंतः जीव जो प्रजनन के संग्रह होता है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। लेकिन यदि हम इसको अगले एपिसोड लेके, जैसे मान लिया अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी लेके जाते हैं, समाजशास्त्र के नियमानुसार लेके जाते हैं, तो समाजशास्त्र के अनुसार हम देखें कि जनसंख्या को जो है मनुष्यों के संग्रह के तौर और तरीका पर इसको मेजर किया जाता है। इट मीन टू से दिस इज द वे बाय विच वी कैन मेजर एज पर द कलेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द पीपुल, यानी कलेक्शंस ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के संग्रह के तौर तरीका जो होता है स्ट्रक्चर बेस होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी भी देश के जो क्षेत्र है, जैसे हमारे भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में दिए हुए समय में किसी निश्चित दिए हुए जो हमारे पास समय होता है, या आप कह सकते हैं जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस आधार पे आप कह सकते हैं हमारे भारत में जिससे मेजरमेंट जो होती है जनसंख्या का, जनसंख्या प्रत्येक 10 साल पे हमारे यहाँ मेजरमेंट होती है। इसके हमने इतिहास पिछले आपको एपिसोड में बता दिया था। ठीक है, तो किसी निश्चित अवधि के जो दौरान वहाँ कह सकते हैं कि बसे हुए लोगों की संख्या में या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, यानी जो बदलाव होता है किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत या अंदर व्यक्तियों की, लोगों के जो बसे हुए लोग हैं उनकी संख्या में जो बदलाव होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सकारात्मक इंक्रीज करता हो चाहे वो नकारात्मक डिक्रीज करता हो। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी जो हमारे फंडा होता है, ये पूरी की पूरी जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स को ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि भारत दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र है, दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में जब हमारे यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाए जा रहे थे, यानी आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 से 1956 तक चला। 1950 में हमने देखा कि भारत में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। तो भारत दुनिया का प्रथम ऐसा राष्ट्र है, पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने सबसे पहले 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी कह सकते हैं चैलेंज को, ये जो जनसंख्या की जो निरंतर वृद्धि हो रही है, ये निरंतर वृद्धि को ही कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन भारत में लाया गया था। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती हुई जो हमारे यहाँ आबादी थी, यह कहीं न कहीं देखा गया कि हमारे विकास के
जो बाधक है या विकास जो हम डेवलपमेंट की ओर देश को लेकर के जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एक बैरियर का काम कर रहा है, जिसके कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में सबसे पहले भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। और बहुत सारी जो चुनौतियां थी वो सारे चुनौतियों को जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सारी चुनौतियां हैं वो सारी चीज़ों को इंडिकेट भी किया गया, यानी हिंदी में बोल सकते हैं चिन्हित भी किया गया। और तभी से विभिन्न पंचवर्षीय योजना भारत में जब से जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम लाते हैं जो कि 2017 में हमारा समाप्त होती है, ठीक है। तो 1951 से 2017 तक भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चलाए गए वे सारे पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिश किया गया, अभी भी किया जा रहा है भारत में। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे पहले यदि जनसंख्या नीति की हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला जनसंख्या नीति यानी पॉपुलेशन पॉलिसी जो था उसको बनाने के लिए आपको 1960 ईस्वी में, यानी ईयर देखते हैं आप, तो 1960 ईस्वी में एक स्पेशल आप कह सकते हैं कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। और उस स्पेशल कमेटी के तहत सबसे पहले इस पे प्रोपेगेंडा कर सकते हैं या इस पे एक रिकमेंडेशन कर सकते हैं, एक विशेष समिति के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए। 1960 में सबसे पहले हुई थी। और आप देखिएगा इतिहास तो 1976 ईस्वी में 1976 में देश की पहली जो जनसंख्या नीति थी इसको घोषणा भी कर दी गई, ठीक है। और इसके साथ ही साथ बाद में आपने देखा कि 1981 ईस्वी में थोड़ा सा जो जनसंख्या नीति थी उसमें कुछ संशोधन भी कर दिए गए और संशोधन करने के बाद अंततः इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था। तो इस तरह के जो हमारे यहाँ मतलब ये मैं एक संक्षिप्त विवरण आपको दे रहा हूँ। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस पर कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन असफलता जरूर है, सरकार विफल हुई है, यहाँ के लोगों में अवेयरनेस की कमी हुई है, जिसके कारण अब समस्या होती है कि जनसंख्या की जो वृद्धि हुआ इसके पीछे रीजंस क्या है, बहुत सारे कारण हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, फिर इसको हम कंट्रोलिंग के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले जो हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो ग्रोथ हुआ है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तो ये सबसे बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला हम यदि देखते हैं तो पहले जो मोर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो थी वो बहुत अत्यधिक मात्रा में थे। तो जो माता पिता समझते, जिनके माइंड में ये सेटअप भी होता था कि हमें 2 ही संतान चाहिए बच्चा, लेकिन ड्यू टू बहुत सारी जो समस्याएं थी, चाहे वो कुपोषण का हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक विचारधारा हो, अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, वे सारी कमियों के कारण कहीं न कहीं उनके बच्चे जच्चा बच्चा जो हम कहते हैं कहीं न कहीं उसका वो शिकार हो जाते थे, जिसके कारण मतलब हम कह सकते जो हेल्दी एंड वेल्दी जो चाइल्ड होना चाहिए था, बच्चा जो होना चाहिए था, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण वो निरंतर इस प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, जिसके कारण भी ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में एक बहुत बड़ा समस्या है। तो यदि हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा में एक वृद्धि होना यह एक सबसे बहुत बड़ा कारण बनता है। दूसरा जो हमारे यहाँ परिवार नियोजन 1952 ईस्वी में लाया गया, इसकी कहीं न कहीं कमी को महसूस किए, यानी परिवार नियोजन की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो बाल विवाह यानी कम एज में लड़कियों का शादी, लड़कों का शादी कर देना, यह एक बहुत बड़ा चुनौती बना। अशिक्षा, इलिटरेट कह सकते हैं। धार्मिक कारण जो हमारे पास एक रिलीजियस जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, या रूढ़िवादिता की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं गरीबी कह सकते हैं, और जो अवैध जो हमारे यहाँ प्रवासी की विचार हो रही है, ठीक है। ये सारे के सारे जो कॉजेज हैं, ये सारे के सारे समस्याओं के कारण ही हम कह सकते हैं कि भारत में ये जो जनसंख्या का वृद्धि जो निरंतर हुआ है, ये सारे कारण रहे हैं। और इसके पीछे हम कह सकते हैं एक सही वे में देश की जनता के पास एक सही जो जागरूकता होता है, वो जागरूकता कहीं न कहीं फैलाने में हमारे समाज, हमारे सोशल वर्कर्स, NGOs, गवर्नमेंट, स्टेट सारे के सारे कहीं न कहीं विफल हुए, जिसके कारण ही ये समस्या आज विश्व के सामने, या हम बात करते हैं हम अपने भारत के सामने, तो जिस तरह से निरंतर ये जनसंख्या बढ़ चुकी है, यह एक कैंसर से भी बड़ा एक कह सकते हैं महामारी का भारत में रूप ले चुका है। और आने वाले समय में इसका एक नकारात्मक प्रभाव बहुत देखने को भी मिलेगा और लोग इससे बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं वर्तमान की डेटा को लेकर के। तो यदि नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी हमारे 2000 ईस्वी में आया, इस पर हमने कल ऐसा की चर्चा किया था कि 2045 थी। हमने देखा था कि 2026 तक लोकसभा चाहे राज्य की विधानसभा में किसी भी प्रकार के सीट में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं होगी, बल्कि हमने कहा था कि उसमें यथावत रखने की विचार लाया गया था, जो 2070 तक अब इसको अंततः बढ़ा दी गई है। तो हम चर्चा करते हैं, जैसे इस जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए आपने देखा भारत में NPR भी लाया, जिसका अभी विरोध भी देश में जम के चला, ठीक है।
तो इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं जो एक सही अवेयरनेस न होने के कारण, एक सही जागरूकता न होने के कारण कहीं न कहीं हम खुद एक सही चीज़ों का विरोध करते हैं और अंततः उसका विरोध करने के फल भी हमें एक नकारात्मक प्रभाव देकर चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि मैं एक सही सिस्टमेटिक वे में किसी भी प्रकार के जो प्रपोजल गवर्नमेंट लाती है उसको हम समझें, यदि वो सही है, क्योंकि हमें वर्तमान नहीं देखना चाहिए, हमें फ्यूचर देखनी चाहिए, भविष्य भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो यदि हमसे किसी का एस्पेक्ट है तो हमसे भी किसी और को भी एस्पेक्ट आने वाले जो हमारा भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, जनरेशन होगी, उनको भी हमसे एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन होगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना ये हमारा एक दायित्व बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जैसा कि हुआ कि फरवरी 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की घोषणा की और यह पॉलिसी जो थी, खासतौर पे यह पॉलिसी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में एक गठित जो कमेटी, जो कह सकते हैं कि विशेष जो कमेटी गठित की गई थी, उसी कमेटी के जो रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट के आधार पर इस एनपीपी का एक्चुअली गठन किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुई कि सरकार ने, मायने सी बात है, हमारे देश में किसी भी प्रकार के मान लिया जाए कि रिकमेंडेशन आती है, प्रोपोजल आती है, लेजिस्लेशन आती है, तो उसमें एक बहस जो होता है, एक पब्लिक बहस भी, सार्वजनिक बहस भी होती है, डिबेट भी होती है। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इस पे एक कह सकते हैं सार्वजनिक बहस किया। ठीक है, और बहस करने के बाद उसे एक अंतिम जो रूप होता है मसौदा का, उस अंतिम रूप सरकार ने उसको सौंप दिया और इसके सौंपने के पीछे जो थी भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स निकल के आते हैं, यानी उसका उद्देश्य निकल के आते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो था, जो हमारे पास प्रजनन यानी प्रोडक्टिविटी होती है, जिसको फर्टिलिटी रेट भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित जो सेवा प्रणाली होती है, इसकी स्थापना करना। इसके पीछे रीजंस क्या है कि जो अभी हमने बताया कि जैसे जच्चा बच्चा की समस्या, माता पिता को एक ही या दो बच्चा का एक्सपेक्टेशंस रहता है, लेकिन बच्चा को फिजिकली डिसेबल्ड हो जाने के कारण उनमें लालसा जो होती है कुछ और के लिए एक्सपेक्ट हो जाता है। तो मायने सी बात है कि जो डिसेबल्ड बच्चे वो तो पॉपुलेशन के उनको मेजरमेंट किया जाएगा ना, तो जब उनको पॉपुलेशन में मेजरमेंट, भले ही वो एक्टिविटी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन है तो देश की पॉपुलेशन, उनकी जो बर्डन होगी, उनकी जो कंजप्शंस होगी, तो देश के नेचुरल, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, उनमें तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा, कंजप्शन का हो चाहे भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, मेंटली डिसेबल्ड हो या 100% कम्प्लीटली डिसेबल्ड हैं, वो पीपल भी हमारे पॉपुलेशन के पैमाने पर वो आ जाते हैं। इज इट ओके? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने किया कि देखभाल के लिए क्या हुआ कि समुचित सेवा प्रणाली की वो स्थापना करने की बात की, और तथा जो गर्भ निरोधक की जो हम चर्चा करते हैं, तो गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं के जो एक कह सकते हैं जो बुनियादी जो ढांचा होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार ने तात्कालिक कार्रवाई भी किया, कदम भी उठाया, और इसका ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन हम देखेंगे कि इसके जो एक गिवन पीरियड जो थी, या कह सकते हैं इसकी जो दरमियान यानी दिए हुए जो अवधि थे, इस अवधि के उद्देश्य वर्ष 2010 तक 2.1 की जो कुल फर्टिलिटी यानी प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास कैपेबिलिटी थी, यानी क्षमता दर जो था, प्राप्त करना सरकार की थी। मुख्य रूप से 2010 और 2.1 की कुल फर्टिलिटी क्षमता दर को सरकार को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य रह गया था। लेकिन क्या हो कि अगर इस तरह से जनन क्षमता की जो वर्तमान जो प्रवृत्ति है, इस तरह से प्रवृत्ति लगातार यदि जारी रहता है, तो यह उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या में कहीं न कहीं स्टैटिक पोजीशन को ले लाएगा, अस्थायित्वता को ये दर्शा लेता है। तो इसको लेकर के सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के, आप कह सकते हैं, कदम उठाए कि आखिर हम जनसंख्या को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से ठोस कदम हो सकते हैं जिसके द्वारा हम देश की जनसंख्या को एज पर एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमारा एक रिसोर्सेज है, जो हमारे देश की सहभागिता में उनकी एक सही मौलिकता के साथ यदि वो अपने आप को इन्वॉल्व होना चाहते तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस प्रोपेगेंडा को लेकर सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार की कदम उठाया। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं कि सरकार ने सबसे पहला इसमें जो कदम उठाए वो था कि 14 वर्ष की आयु तक जो स्कूली शिक्षा थी उसको निःशुल्क तथा कंपलसरी कर दिया, और उसी के तहत हमने देखा 86वां संविधान संशोधन 2002 में राइट टू एजुकेशन के तहत ला दिया। क्योंकि
यदि प्रजनन क्षमता या कह सकते यदि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उसके पीछे ये सबसे बड़ी कारण है अशिक्षा। क्योंकि यदि वो लोग शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकार को जानेंगे, वो देश की रिसोर्स के क्या महत्व है उस महत्व को समझेंगे, तथा उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस लेवल का होना चाहिए, किस अर्निंग पॉइंट के साथ वो अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे उनको स्टेबल होनी है, किस समाज में कैसे रहनी है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। और इस फैक्टर को जानने के लिए सरकार ने सबसे पहला यदि काम किया तो 2000 पॉपुलेशन यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत सुधारात्मक दृष्टि से लाए कि भैया सबसे पहले 14 वर्ष तक आयु तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाए तथा एक कंपलसरी कर दी जाए। दूसरा सरकार ने जो कदम उठाया वो था कि स्कूल में बीच में ही जो पढ़ाई छोड़ देने वाले चाहे लड़का हो या लड़कियां हो यानी बॉयज़ या गर्ल्स दोनों की बात करें उनकी संख्या 20% से कम कर देना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन तो हो जाती थी लेकिन बच्चे क्या करते थे कि स्कूल बीच में छोड़ देते थे। उनके पीछे बहुत सारी कारण, चाहे सोशल वर्क कार्य हो, चाहे हो सकता है कि गरीबी हो, माता पिता कहीं खेत खलिहान में काम करते हो तो वहाँ पर भी बच्चे को इन्वॉल्व करा देते, बच्चों को खिलाने के लिए वो छोटा वाले बच्चा का ही काम होता है, वो जिम्मेवारी उनको सौंप दिया जाता था, जिसके कारण वो एक जो अनिवार्य शिक्षा जो सरकार ने लाया राइट टू एजुकेशन के था उससे कहीं ना कहीं वो वंचित हो जाते थे। पुनः फिर उसी दृष्टि से आते तो सरकार ने इस प्रोपेगेंडा के तहत लाया कि हमें 20% तक जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, जो एक आधारभूत या फाउंडेशन जो एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन जो छोड़ देते हैं उस एजुकेशन के 20% तक हमें कम कर देनी है। तीसरा सरकार ने जो स्टेप उठाया वो था कि शिशु जो मृत्यु दर होती है यानी जिसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों में 30 से कम होना चाहिए, मतलब 30 से कम कर देना चाहिए। ये सरकार की कि 1000 यदि बच्चा जन्म लेता है, जीवित बच्चा शिशु जन्म लेते हैं तो उनमें से 30 से कम बच्चा स्पॉइल हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी उस समय 30 से अत्यधिक मात्रा में बच्चे स्पॉइल हो रहे थे, जच्चा बच्चा दोनों के खतरा हो रहा था। और इस आधार पर चौथा जो स्टेप था वो जच्चा, मतलब जच्चा का मतलब होता है बच्चा तथा उनकी माँ, जन्म लेने वाले शिशु तथा उनकी माँ, ठीक है। मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख संतानों में 100 से कम हो। यदि 1 लाख बच्चा जन्म ले रहा है तो उस शिशु में देखा जाता था कि शिशु भी अपने अस्पॉइल हो जाता था तथा उनकी माँ यानी जो प्रेग्नेंट माताएं होती थी, बहनें होती थी, वो भी कहीं न कहीं इसका शिकार हो जाती थी। तो सरकार ने चौथा पोजीशन लाया कि जच्चा मृत्यु अनुपात की कह सकते हैं प्रति 1 लाख जो संतान होंगे उनमें से 100 से कम हो जाना चाहिए। ये सरकार की जो थी ये चौथा कह सकते हैं एक कॉन्क्रीट स्टेप सरकार के द्वारा उठाया हुआ एक कदम था। फिर पांचवा सरकार ने उठाया कि टीका, जैसे मान लिया प्लस पोलियो था, बहुत सारी रूबेला कह सकते हैं, मम्स कह सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के चेचक कह सकते, अनेक प्रकार के जो रोग थे, बैक्टीरियल थे, वायरल थे, ये सारे रोगों से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारे टीका लाया। तो टीका से रोके जाने वाले जो रोग हैं वो सारे सभी बच्चों को एक प्रशिक्षित करना है कि भैया ये यदि पोलियो की दवा आपको पिला रहे हैं तो इससे आपको ये सारे फायदा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टार्टिंग में कह सकते हैं कुरीतियाँ देखने को मिला देश में, जो जिनको मान लिया जाए कि पोलियो की दवा पिलाई जाती थी तो कुछ ऐसे भी कम्युनिटी के लोग थे जो उसे एक पॉइजन के रूप ले लेते थे। तो इस तरह के भी जो जो ट्रेनिंग जो होती है, ये सारे भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत थी और सरकार ने उस समय इस तरह के काम किए। अगला आप स्टेप देखिएगा तो लड़कियों के देर से विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जितना देर से देर हो सके लड़कियों की शादी होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है लड़कियों की एज, शादी की एज भारत सरकार ने 18 साल कर दी है और अभी इस पर सरकार कार्य कर रही है, 21 साल करने की बात कर रही है। लेकिन 2000 ईस्वी में जो एनपीपी के तहत आया था उसमें था कि लड़कियों की देर से विवाह को बढ़ावा देना, विवाह 18 साल से पहले न हो, और कह सकते बेहतर होगा कि यदि 20 साल एज पूरा हो जाने के बाद यदि किसी लड़की की शादी होता है तो यह उस लड़की के लिए तथा उसके परिवार के लिए तथा देश के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि परिपक्वता जो होता है जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएंगे। कम एज में शादी होने से सबसे पहला जो होती है, जो पोस्चर होती है, फिजिकली डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है,
शरीर जो होता है कहीं न कहीं रोग से सफ़र भी कर जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगले सरकार के जो कदम थी वह था 80% जो प्रेगनेंसी होती है, 80% प्रेगनेंसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम इत्यादि सारे जहाँ पर इस तरह के कार्य होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटलिटी के जो कार्य होते हैं में, और 100% इस तरह के जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वह कम्प्लीटली ट्रेंड डॉक्टर तथा नर्स के द्वारा होनी चाहिए। सरकार ने इस रिकमेंडेशन को भी इसके तहत जोड़ने का काम किया था। सभी को सूचना, परामर्श तथा जो प्रोडक्टिविटी यानी जो फर्टिलिटी जो क्षमता होती है, इस रेगुलेशन की जो सेवाएं होती है, जो सर्विसेज होता था, ये सर्विसेज खासतौर पे कह सकते हैं गर्भ निरोधक के विभिन्न जो ऑप्शंस होते हैं वे सारे को उपलब्ध कराना भी सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझी और सरकार ने इसके तहत कार्य करने की कोशिश भी किया। जन्म मरण यानी कह सकते हैं बर्थ और डेथ, ये दोनों, तो जन्म मरण कह सकते हैं, डेथ, बर्थ और डेथ तथा विवाह और गर्भ के 100% रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, जिससे कि सरकार को एक डेटा उपलब्ध होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कितने बच्चे जन्म लिए, कितने बच्चे एक्सपायर मतलब डेथ किए, और कितनी की विवाह हो रही है और किस एज में हो रही है। ये सारे के सारे जो एजेंडा था, डेटा था, ये सारे डेटा को एक रजिस्ट्रेशन के तहत सरकार को मुहैया कराना भी हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ी कह सकते हैं सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं इसमें। साथ ही साथ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी जो सिंड्रोम यानी एड्स जिसको कहते हैं, तो एड्स का प्रसार को कैसे रोका जाए, प्रजनन अंग जो रोगों के प्रबंधन तथा कह सकते हैं जो हमारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है, उनके दोनों के बीच में अधिक से अधिक कैसे कोलैबोरेशन ही हो सके, ये सारे चीज़ों को भी उन्होंने स्थापित करने का काम किया। और ख़ास तौर पे जो संक्रामक जो बीमारियां चल रही थी, जो रोग हो रहे थे, उनको कैसे रोकना है, उन पर कैसे काबू पाना है। जो हमारे पास इनफर्टिलिटी यानी जो प्रोडक्टिविटी होती है रेट, और जो शिशु स्वास्थ्य यानी इन्फेंट जो हेल्थ होता है, उनकी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो भारतीय चिकित्सा जो हमारी प्रणाली होती है उसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सके, ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ को सरकार ने कहीं न कहीं लॉन्च करने का काम पूर्ण रूप से कर रहा था। और इसके पीछे सरकार के यही कह सकते हैं जो मेन मुद्दा था, यह मुद्दा था कि हम किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को हम अपने देश में कर सके। और यदि इसको आधार पे आप थोड़ा सा इसको डेटा एनालिटिकल देखिएगा, तो हम थोड़ा सा आपको इस आधार पे डेटा एनालिसिस देता हूँ कि यदि हमें पॉपुलेशन की बात करते हैं तो देश की आज़ादी से हम बात करेंगे कि देश से आज़ादी से थोड़ा सा हम पहले चलते हैं, और देश की आज़ादी के बाद यानी हम 2011 में जो हमारा 15वां सेंसस हुआ है वहाँ तक हम आपको लेकर आएंगे और ओवरऑल आपके डेटा समझ में आएगी कि अब हमारे यहाँ जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ा है। तो हम इसको खासतौर पर स्टडी के यदि फॉर्म लेते हैं तो अध्ययन के रूप में इसको हम 4 स्टेजेज में अध्ययन कर सकते हैं कि जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ा और इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, कितना इसका ग्रोथ हुआ। तो उस आधार पर हम कुछ आपके सामने सरकारी गवर्नमेंट का जो डेटा है उस डेटा को हम CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स जो ऑफिस है, उसके डेटा को हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस आधार पे हम देखेंगे कि पीरियड जो हमारे पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की यदि हम पीरियड देखें हैं तो हम शुरू करते हैं 1891 से 1921 ईस्वी तक पहला। उसके बाद हम शुरू करें 1921 से 1951 ईस्वी, फिर 1951 से 1981, और उसके बाद 81 से लेकर के 2011 तक का जो हमारा फाइनल जो डेटा होगा वे सारे चीज़ों को हम आपके सामने रख देंगे, जिससे कि आपको ओवरऑल किस तरह से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ते गया, किसी प्रकार के इसमें रोकथाम नहीं हुए, ये सारे के सारे आपको एक फीडबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं 1891 ईस्वी में, तो 1891 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक, ठीक है, 1921 ईस्वी तक भारत में जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत लो लेवल में था, ठीक है। और ये 30 साल की स्टडी यदि आप करते हैं 1891 से 1921 ईस्वी, 30 साल की यदि स्टडी करते हैं तो आप देखिएगा कि मात्र जनसंख्या 1.26 करोड़ ही जनसंख्या हमारे भारत में बढ़ा था 1891 से 1921 ईस्वी तक। 30 साल में मात्र 1.26 करोड़ ही जनसंख्या बढ़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में यही हमारा 30 साल का पीरियड था जहाँ पर हमारी जनसंख्या स्लो रहा है, लो रहा है, नीचे स्तर पर रहा है। इसके पीछे रीजन्स थे। आखिर 1.26 करोड़ ही जनसंख्या यदि भारत में 30 साल में बढ़े तो इसके पीछे रीजन्स थे। रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन था कि उस समय
भिन्न भिन्न प्रकार की क्लैमिटीज़, आपदाएं आप कह सकते हैं, आपदाएं हो गए, एपिडेमिक्स हो गए, महामारी हो गए, जैसे आप फैमिन्स कह सकते हैं, सूखा पड़ जाना, प्लेग का हो जाना, मलेरिया का हो जाना, ये सारे के सारे ऐसे थे जो खास तौर पे मानव का जो लाइफ था, जीवन था, इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इन्होंने सफ़र किया, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड किया, कॉज्ड किया, जिसके कारण हम कह सकते कि यही जो हमारा एपिडेमिक था 1918 ईस्वी में जो एपिडेमिक आया था, महामारी आई थी, इसके ही कारण हम कह सकते 140 लाख मानव जान भी इसके तहत समाप्त हो गए थे। अब सोचने वाली बात है। तो एक कारण मायने सी बात है कि मात्र हम बात कर रहे हैं 1918 ईस्वी में, तो 1918 ईस्वी में जो महामारी आई थी, उस 1918 के महामारी में 140 लाख की हम बात कर रहे हैं, इतनी जनसंख्या जो है इस एपिडेमिक में, इस महामारी में अपने प्राण तोड़ दिए थे। तो एक कारण बना था कि 1891 से 1921 ईस्वी के दौरान ये हमारे यहाँ जनसंख्या मात्र 1.26 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ। यदि आप दूसरा पीरियड देखिएगा तो दूसरे पीरियड जैसे हमारा 1921 से 1951 का पीरियड आता है, तो 1921 से 1951 के आप यदि पीरियड देखेंगे तो सबसे आप देखिएगा कि आपको 1900 आप कह सकते हैं 1921 से ही सिंस 1921 ईस्वी से भारत में जो जनसंख्या थी वो निरंतर बढ़ते गया, कंटिन्यूअसली कह सकते हैं बढ़ते ही गया। और इस तरह के जो ट्रेंड था जनसंख्या रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, ये लगभग 1921 तक बढ़ा और बढ़ते बढ़ते कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली इसको लेकर के जो हमारा सेंसस कमिश्नर जो था, अंततः 1921 ईस्वी का जो पीरियड थी उस पीरियड को हमारे सेंसस कमीशन ने ग्रेट डिवाइड का नाम दे दिया। अब बात होता है ग्रेट डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिएगा तो पिछले 30 साल में, यानी 1921 से लेकर के 1951 की इतिहास आप देखिएगा तो 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या का विस्फोट हुआ है तो यह 1921 के दशक में हुआ, जिसके कारण ही सेंसस कमीशन को इसे आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का ग्रेट डिवाइड नाम देना पड़ा। इसके लिए आपको हम थोड़े से डेटा दे देता हूँ। जैसे कि 1921 ईस्वी में आप देखिएगा तो 1921 ईस्वी में जिस तरह से हमारा डेमोग्राफिकल जो हिस्टोरिकल पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया जिस तरह से बदलाव होते गए, इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट था, मतलब शिशु मृत्यु दर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो मोर्टेलिटी रेट जो थी वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड हो गया था, यानी कम हो गया था, यानी शिशु मृत्यु दर घट गए थे और शिशु जन्म दर क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो ये जो हमारे पूरे आपका से 3 डिकेड में यानी 30 साल में इस तरह का हुआ, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत की जो आबादी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वह 1% पर एनम की दृष्टि से भारत में इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप आज़ादी के बाद आते हैं, यानी 1951 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो यदि आप आज़ादी के बाद देखते हैं तो ग्रेट जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट थी वह एक्सेलरेट करते करते हम कह सकें ऐसे एक्सटेंशन पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसके पीछे रीजन से कि कुछ न कुछ देश की आज़ादी के बाद हमारे पास जो हेल्थ जो सेक्टर्स थे, वे हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जिसके कारण एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ जो हमारे पास सर्विसेज थे वो अच्छे हुए। और उसके एक बहुत बड़ा रीजन निकला, उसका एक प्रभाव कर सकते हैं पॉजिटिव जो प्रभाव निकला, वह प्रभाव निकला कि पॉपुलेशन ग्रोइंग जो रेट था हमारे पास वह कहाँ हमारा 1921 ईस्वी में 1% पर एनम था, अब हमारे पास सीधे 2.2% पर एनम हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं यही कारण बना कि 1921 ईस्वी को जनसंख्या का विस्फोट के रूप में इसको हम कवर करते हैं, जैसा कि जानते हैं। आप इसको थर्ड पीरियड यदि देखते हैं तो 1951 से लेकर 1981 का पीरियड आता है। ये अभी हमारा 30 साल का एक पीरियड होता है। इसमें आप देखिएगा तो इस पीरियड में भी जिस तरह से भारत में लगातार आप कह सकते जितनी तेज़ी से जनसंख्या का निरंतर बढ़ा हुआ है, जिसके कारण अंततः 1951 से 1921 ईस्वी का जो हमारा पीरियड था 30 साल का, इस पीरियड को पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम दिया गया। इसमें इसको नाम दिया गया पॉपुलेशन को इस तरह से एक्सप्लोजन हुआ, ऐसे विस्तार हुई, अनएक्सपेक्टेड विंड फॉल जो होता है ना, छप्पड़ फाड़ के जनसंख्या का बढ़ोतरी होना, उस तरह हुआ। यानी जो हमारे पास जो लॉ था ना, हम दो हमारे तो तीसरा हो तो बॉम्बे भेज दो, ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली टूट चुका था। अब नहीं ऐसा लगता है कि यह फार्मूला भी लागू हो सकता है जिस तरह से आबादी हमारे यहाँ बढ़ चुकी है।
तो 1951 से लेकर के 1961 का आप यदि डेटा देखेंगे, CSO के तहत मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड किया गया था वह 21.6% रिकॉर्ड की गई थी, जो कि सबसे हाईएस्ट इस डिकेड का जनसंख्या था। 1961 से 1971 के यदि आप डेटा देखते हैं तो इसमें भी हमारा जो पॉपुलेशन था अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं बढ़ते गया, जिसमें लगभग 10 करोड़ 90 लाख हमारी जनसंख्या भारत की जनसंख्या में इंक्रीज होती है। और उस समय हमारा ग्रोथ रेट था 24.8%, 24.8% 1961 से 1971 के बीच में देश की जनसंख्या का ग्रोथ रेट रहा, जिसके कारण 10 करोड़ 90 लाख जनसंख्या अचानक भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। 1971 से 1981 के आप यदि डेटा की ओर जाते हैं तो इस पीरियड में 1971 से 1981 के पीरियड में हमारी जनसंख्या जो थी, जनसंख्या में 68 करोड़ 33 लाख जनसंख्या इंक्रीज होती है, यानी ऐड हो जाती है। और हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ 51 लाख ऐसे पर्सन्स को जोड़ दिए गए जो टोटल हमारी जो जनसंख्या थी उसमें एक अचानक कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं, जनसंख्या में एक बहुत बड़ी वृद्धि को देखा गया। इस तरह से हमारे यहाँ देश में जनसंख्या बढ़ती गई। अब आप यदि फोर्थ स्टेज को लेकर के आते हैं तो फोर्थ स्टेज में आपको एक जो हाई ग्रोथ एंड जो डेफिनेट जो साइंस एंड स्लोइंग ऑफ द जो डाउनेस ऑफ द पॉपुलेशन आप रिपोर्ट देखिएगा तो इसके तहत आपको लगेगा कि 1981 से 1991 का जो दशक हमारा रहा, इस पीरियड में हमारा जनसंख्या 84 करोड़ 63 लाख बढ़ गया। 84 करोड़ 63 लाख, जो कि हमारा एडिशनल कह सकते हैं 10 साल में हमारी जनसंख्या में 16 करोड़ जनसंख्या की अचानक ऐड हुआ, मतलब कह सकते हैं जुड़ गया। 1991 से 2001 में देखिएगा तो इन 2001 यानी 2001 में आप देखिएगा कि पॉपुलेशन जो था 102.90 करोड़ हो जाता है। हमने बताया था कि हमारे यहाँ बिलियन में यदि जनसंख्या की बात करते तो हमने बताया था 1997 में भारत में सबसे पहले बिलियन में देश की जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं वो 1982 में 15 साल पहले ही बिलियन में उसकी जनसंख्या चली गई थी। मैं पिछले लेक्चर में इसको हम डिफाइन भी आपको किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1991 से 2001 तक की जो हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन थी वह 18.07 करोड़ अचानक बढ़ता है। 18 करोड़ 7 लाख कह सकते हैं देश की जनसंख्या अचानक बढ़ जाती है। 2001 से 11 की यदि आबादी देखते हैं तो 2011 में जैसा कि भारत की आबादी 121.08 करोड़ मापा गया था, मेजरमेंट की गई थी। इस आधार पे आप देखते हैं कि जो हमारे इंक्रीमेंट होती है जनसंख्या में वो 18.14 करोड़ यानी 18 करोड़ 14 लाख। इस तरह से देश की जनसंख्या प्रीवियस डिकेड से ज़्यादा हो जाता है, यानी पिछले 2001 से 2011 में इतनी का इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में भारत में जनसंख्या का निरंतर जो बढ़ोतरी जो कह सकते हैं, सर्जिंग जो कह सकते हैं, इस तरह से हमारे भारत में जनसंख्या का निर्माण होते गया। आप लोग से क्या और मेरा गुजारिश रहेगा, जैसा कि अभी हमने पूर्ण रूप से डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपको एनपीपी के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया। 1891 से अभी तक की इतिहास भी आपके सामने खंगाल कर रख दिया। और ये सारी चीज़ों को मिशन आईएएस के जो मैगजीन आ रही है अगले वीक, उसमें भी हम आपको इस चीज़ों को दे दिया है, जो कि आप बहुत विस्तृत ढंग से भी उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब अगला एपिसोड कुछ नए टॉपिक के साथ, हाँ एक और स्पेशल फेसबुक लाइव होकर के जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की जो कीमत रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इस पर मैं एक अगला लेक्चर आपको सीरीज बनाऊंगा कि आखिर ये कैसे बढ़ता है, कारण क्या है, कौन जिम्मेवार हैं, ये सारी चीज़ों को हो सकता है मैं फेसबुक लाइव होकर के इस पर मैं चर्चा कर लूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।